हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरुद्ध दुबे और आइए एक नज़र डालते हैं आज के इस करंट अफेयर्स पर। ये एक योजना है, ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं PM युवा 3.0। तो ये स्कीम है, ठीक है, और इस स्कीम का नाम है PM युवा 3.0। बेसिकली 3.0 ये संदर्भित करता है कि ये तीसरी बार शुरू किया गया है, इसका तीसरा संस्करण है, ठीक है, तीसरा संस्करण। तो जो इस तरीके से जो चीजें आती हैं 2.0, ठीक है, 3.0, मतलब ये दिखा रहा है कि दो बार तीन बार चीजें तीसरी बार चीजें हो रही हैं। सो इसका मतलब बेसिक स्कीम इज दैट इज युवा, ठीक है, PM युवा स्कीम है। PM युवा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि आपको मेंटोर प्रदान करेगी टू मेंटोर द यंग ऑथर्स। चेक डिटेल्स हियर। तो चेक डिटेल का मतलब तो नीचे इसमें आर्टिकल रहा होगा, उसको चेक डिटेल करना ही है, बट बेसिक जो इसकी थीम है वो क्या है? वो थीम है कि भाई मेंटर यंग ऑथर्स, जो युवा लेखक हैं, ठीक है, जो युवा लेखक हैं। अब युवा लेखक में युवा लेखक होने की परिभाषा भी ऑब्वियसली इसमें जो है डिस्क्राइब की गई है, ठीक है, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको। जो युवा लेखक हैं इनको मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, मार्गदर्शन, ठीक है, मार्गदर्शन प्रदान करने का ये एक कार्यक्रम है। अब जब मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्यक्रम आ रहा है तो मेरे विचार में भी एक मार्गदर्शन कार्यक्रम है जो आप लोगों के लिए है, जो यूपीएससी का की प्रिपरेशन करते हैं। तो स्टडी IQ जो है ना, वो अपने संपूर्ण बैच में मार्गदर्शन कार्यक्रम आपके लिए प्रस्तुत कराता है। इसका जो मार्गदर्शन कार्यक्रम है उसमें जो फैकल्टी मेंबर्स होते हैं, ठीक है, फैकल्टी मेंबर्स जो होते हैं वो आपको मार्गदर्शन देंगे। साथ ही साथ हमने कुछ स्पेसिफिक मेंटोर्स भी रखे हैं जो आपको सब्जेक्ट तो पढ़ाते हुए नजर नहीं आएंगे आपके पेड क्लासेस में, लेकिन आपके लिए चाहे वो कह सकते हैं कि एकेडमिक आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या फिर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को थोड़ा सा मतलब किसी प्रकार से उसको पीछे ले जा रही हो या डिरेल कर रही हो, तो उस दिशा में भी वो आपकी मेंटरिंग कर पाएंगे। तो हमारे पास में मेंटोर्स भी हैं। तो मेंटोर्स एंड फैकल्टीज विल मेंटोर, आपको जो है ये मेंटोर प्रदान करेंगे, मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। ये दोनों चीजें मिला करके हमारा मार्गदर्शन कार्यक्रम बनता है जो संपूर्ण बैच में आपको उपलब्ध रहेगा। जनरली आप देखोगे ना कि टीचर से बात करने का आपको मौका नहीं मिलता है पेड बैचेस में, अदर देन जब आपका सब्जेक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद। तो ये सुविधा इसमें उपलब्ध कराई गई है कि अगर आप बैच में जुड़ जाते हो तो जब तक आप बैच में जुड़े रहेंगे, जब तक आपके बैच की वैलिडिटी रहेगी, तब तक आप अपने फैकल्टी मेंबर से भी बात कर पाएंगे। तो ये वो प्रोग्राम है, ठीक है, क्योंकि अपने शिक्षक से बात करने में आपको संतुष्टि ज्यादा होती है, अपने प्रश्न का उत्तर पाने में संतुष्टि ज्यादा होती है। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के लिए ये जो बैच है ये 21 मार्च से शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे का बैच है। अब तो गर्मी का समय धीरे धीरे पड़ चुका है, आ चुका है सभी जगह पर, तो आप आसानी से सुबह उठ सकते हैं और 8 बजे बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप जरूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए हम इसमें क्या नाम है, आपको रेजिडेंशियल प्रोग्राम प्रोवाइड कराते हैं। रेजिडेंशियल प्रोग्राम मेंस के लिए भी रहता है हमारा। प्रीलिम्स क्लियर करने पर आपकी सबसे बड़ी बात, पूरी फीस वापस हो जाएगी। और इसमें हमेशा हम मंथली टेस्ट लेते हैं। उस मंथली टेस्ट में जब आप इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट रैंक लाते हैं, 11,000 रुपए पाते हैं इस बैच में। तो ये बहुत शानदार बैच है। जल्दी से जाइए, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। मैक्सिमम डिस्काउंट इसी कोड पर अवेलेबल है, इसलिए आपको इस कोड को जरूर लगाना है। इसके अलावा अगर आप द हिंदू पढ़ना चाहते हैं हमसे हिंदी में, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। रोज सुबह 9 बजे मैं ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर के आता हूं, द हिंदू 2.0 हिंदी में, ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम से भी आप जुड़ जाइएगा। आइए देखते हैं क्या है खबर, क्या है चीजें, उसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर 2020 के ऊपर फोकस करें, अपना दिमाग वहां ले जाएं जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात होती है, तो उसका एक अपना एक विजन था, अपना एक दृष्टि है उसकी कि जो युवा हैं उनको सशक्तिकरण जो है वो किया जाए। युवाओं के सशक्तिकरण की बात करता है, ऐसे शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के व्यवस्था की बात करता है जिसमें युवाओं को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल सके, वो आत्मनिर्भर हो सके। पढ़ाई इस दिशा में ना हो कि सिर्फ उनको किसी न किसी प्रकार की जॉब क्रिएशन की तरफ ही भागना है। अक्सर लोगों से पूछो कि भाई पढ़ लिख करके क्या करोगे, बोले कि आगे नौकरी बढ़िया से मिल जाएगी। तो हमेशा नौकरी ही एक ऑप्शन नहीं है पढ़ाई लिखाई के बाद। यहां पर आत्मनिर्भरता की एक बात है। सो ये जो पर्टिकुलर आप देखेंगे युवा, ठीक है, युवा जो प्रोग्राम आपका ये है जिसका तीसरा संस्करण यहां पर शुरू हो रहा है, इसमें आत्मनिर्भरता शामिल है। ऑलरेडी आत्मनिर्भरता जो है वो शामिल है, निर्भरता शामिल है।
और बेसिकली ये जो है ना, जो आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, इसको अलाइन करता हुआ ये प्रोग्राम यहाँ पर चलाया गया है। तो युवा पाठक जो हैं, युवा जो पीढ़ी है हमारी, वो जो है देश का भविष्य नेतृत्व कर सके, शिक्षा। अच्छा, भारत जो है ना, भारत में एजुकेशन को लेकर के अगर आप प्राचीन समय से भी देखते आओगे तो शिक्षा और साहित्य, इन सब चीज़ों को लेकर के एक बहुत रिच कल्चर जो है इंडिया में डेवलप्ड रहा है हमेशा। तो वो किसी तरीके से खराब ना हो। हालांकि औपनिवेशिक शासकों के दौरान इसकी हानि काफ़ी ज़्यादा हुई है, इसका ह्रास बहुत ज़्यादा हुआ है। सो हम उसको क्या कर सकते हैं, दोबारा से नर्चरिंग कर सकते हैं उसकी। तो ये करने के लिए यहाँ पर ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है। तो युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए ये प्रधानमंत्री की योजना है। दैट इज वाई इसको हम लोग पीएम युवा योजना कहते हैं। अब चूंकि युवा योजना की बात की जा रही है, अच्छा, हमारा जो देश है ना, हम अपने देश को युवाओं का देश कहते हैं। अगर अभी भी अगर हम देखें तो तकरीबन 66% जो हमारे यहाँ का जनसंख्या है वो युवा जनसंख्या के तौर पर जानी जाती है। और इसी चीज को यूटिलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया। और इसमें जो एज रखी गई है वो 30 ईयर्स, 30 वर्ष तक के अगर युवा हैं, 30 वर्ष तक के युवा, अर्थात 30 वर्ष या उससे कम के जो युवा हैं वो इसमें शामिल हो पाएंगे और उनको इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। बशर्ते कि ये युवा जो है किसी नौकरी में ना हो या फिर किसी स्वरोजगार जैसी पद्धति में पहले से इन्वॉल्व ना हो। यानी कि जो केवल पढ़ाई लिखाई वाले जो युवा हैं ना वो इसमें शामिल हो रहे हैं, या फिर केवल जो अभी किसी न किसी कोर्स में इन्वॉल्व हैं, उन सब लोगों को यहाँ पर आकर्षित करने की बात की गई है। तो इसका उद्देश्य क्या है? आप देख सकते हैं, उद्देश्य है उभरते लेखकों को प्रशिक्षित करना। देखिए, राइटिंग भी काइंड ऑफ स्किल है। और आपको मालूम है यूपीएससी की आप प्रिपरेशन करते हैं तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में वही सेलेक्ट होता है जिसकी राइटिंग स्किल अच्छी हो। क्योंकि देखो यार, प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस जो होते हैं, एग्जामिनेशन जो होता है, उसमें तो केवल ऑप्शन टिक करना होता है, लेकिन इससे सिलेक्शन नहीं होता है। इससे केवल आपको मेंस में जाने के लिए एक प्रकार का ये जो प्रीलिम्स का जो पेपर है ना, ये क्या करता है, एक एलिमिनेशन राउंड है, समथिंग लाइक कि अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको मेंस में एंट्री मिल जाएगी। और मेंस के 2 स्टेप्स हैं जिसमें आपको राइटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, जीएस के पेपर्स होंगे। जैसे ये वाला जो टॉपिक है इसको आप जीएस पेपर 2 से जोड़ करके देख सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इंटरवेंशंस के अंतर्गत आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। जो सरकारी जो नीतियां वगैरह हैं या फिर जो स्कीम्स वगैरह हैं उसके अंतर्गत ये टॉपिक रख सकते हैं। तो अब मान लेते हैं कि ये किस में आएगा, जीएस पेपर 2 में आ गया। तो जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके जीएस के पेपर्स हैं। दूसरा जो आपका इंटरव्यू है, ठीक है, तो इंटरव्यू से पहले आपको रिटन क्वालिफाई करना है। तो रिटन बहुत जरूरी है, लेखन बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये जो चीज है ये लेखकों को प्रमोट करने के लिए है, युवा लेखक हों हमारे यहाँ देश में। तो अब देखिए, लेखक बनना भी अपने आप में ठीक है, आपकी सोचने समझने की क्षमता, आपका लेखन कौशल, वो आपका कुछ होता है, लेकिन उसको अच्छी तरीके से स्किल्ड किया जाएगा तो ये एक प्रोफेशन के तौर पर भी आगे प्रोपेगेट किया जा सकेगा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसीलिए इन लेखकों को प्रशिक्षित करने की बात की गई है, जिससे कि देश में पठन, लेखन और पुस्तकों का जो कल्चर हमारे यहाँ हमेशा से रहा है उसको जो है हम और ज्यादा बढ़ावा दे सकें। सो ये जो स्कीम है ये स्टार्ट हुई थी 2021 से 31 मई में। इसका जो सेकंड फेज आया था वो सेकंड फेज 2022 में आया था। 2022 में 2 अक्टूबर को इसको लागू किया गया था। दैट वाज पीएम युवा 2.0 स्कीम। अभी जो आया है वो क्या है, पीएम युवा 3.0। इसीलिए इसको बोला जा रहा है 3.0, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि ये तीसरा फेज है। तब जब शुरू किया गया था तो ये आजादी का अमृत महोत्सव के एक चरण के तौर पर शुरू किया गया था। और उस समय जो राइटिंग के लिए जो थीम दी गई थी, जो ये एक्चुअली इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ऐसे है कि इसके लिए एक एप्लीकेशन ओपन होगा, लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। युवाओं को लेखन जो है वो भेजना है, स्क्रिप्ट भेजनी है, तो वो स्क्रिप्ट के लिए कुछ यहाँ पर पहले से टाइटल्स दिए गए हैं, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। उन सब्जेक्ट्स पे आपको जो है चीजें लिखनी है, 10,000 शब्दों में लिख करके भेजना है। तो जो पहला वाला जो फर्स्ट जो था, यानी कि जो पीएम युवा जो 2021 में जो लॉन्च किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उसकी अगर हम बात करते हैं 2021 वाले की, तो इसमें राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर चीजें लिखने की बात की गई थी, या फिर कुछ इस तरीके का, मतलब अगर आप देखा जाए तो ऐसी कोई थीम जो है वहां पर थी। भारत का स्वतंत्रता संग्राम वगैरह, उसमें विरासत वगैरह जो है उसकी लिखने के लिए बात कही गई थी। तो उसमें आजादी का अमृत महोत्सव भी इंक्लूडेड था। इस बार की अगर हम थीम की चर्चा करते हैं तो उसमें आपको यहां पर समझना है कि जो प्रधानमंत्री युवा 3.0 है, इसकी स्पेशलिटीज क्या है, इसकी थीम्स क्या हैं, इसके विषय क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर एक बार आइए दृष्टि डालते हैं।
पीएम युवा 3.0 जो है ये 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी को शामिल करता है। यानी कि जो लेखन है, ठीक है, जो लेखन कौशल है वो भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं जो अनुसूची 8 में लिखी गई हैं प्लस इंग्लिश, इसमें लिख करके आप भेज सकते हैं। प्रतियोगिता जो है वो देख सकते हैं आप, ये तो बस एक तरीके से इंडेक्स से आप याद कर लें या ना याद रखें, जो भी है 11 मार्च से शुरू हो जाएगा, 10 मार्च तक एप्लीकेशन इनवाइटेड रहेंगे। जो इसकी मूल्यांकन किया जाएगा वो 12 अप्रैल से 12 मई तक के बीच में किया जाएगा। घोषणा जो है कि कौन लोग विजेता हुए हैं उसमें वो 20 मई को इसकी घोषणा की जाएगी। पर बैठक जो है 20 मई को होगी, घोषणा जो है वो 31 मई को हो जाएगी। मेंटरशिप जो है यानी कि जो मार्गदर्शन जो कार्यक्रम है उसकी अवधि आपकी रहेगी 1 जून से 1 नवंबर। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आप यहां से ये पता कर सकते हो ये कितने महीने का हो गया, 6 माह का हो गया कार्यक्रम। तो एक तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है कि 6 महीने का प्रोग्राम है। तो मतलब जो भी विजेता यहां पर होंगे ना उनको मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत में, मेंटरशिप प्रदान किया जाएगा 1 जून से 1 नवंबर के बीच में 2025 में। नेशनल कैंप्स लगेंगे। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला लगता है, 2026 वाला जो मेला लगेगा 10 से 18 जनवरी 2026 के बीच में। तो क्योंकि ये अच्छे युवा हैं, अच्छे लेखक हैं, अच्छे युवा लेखक हैं, तो ये जो अच्छे युवा लेखक हैं जब इनको हमने मेंटरशिप प्रदान कर दी तो इनका जो स्किल है वो और ज्यादा डेवलप हो गया। अब इन्होंने कोई पुस्तक लिखी तो इनकी पुस्तकों को इस तरीके का जो ये जो बुक फेयर वगैरह लगेगा 2026 का, जो सेलेक्टेड होंगे अच्छे जो बुक्स होंगी उनको वहां पर इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा, वहां पर प्रदर्शनी में रखा भी जाएगा। और इनका जो पहला सेट का प्रकाशन है वो 31 मार्च 2026 को शुरू कर दिया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा डेट लाइन है, आप इस डेट लाइन को चाहें तो याद सकते हैं। ऑल्दो हम जिसकी बात कर रहे थे वो ये है कि 22 भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी को इसमें जो है वो शामिल करने की बात कही जा रही है सारी के सारी। तो ये जो लेखन होगा इसके लिए हमें थीम्स की आवश्यकता होगी, यानी कि किस थीम पर, किस विषय पर, किस सब्जेक्ट पर लिख करके भेजना है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो जो विषय हैं वो क्या है, जरा आइए एक बार नजर डालते हैं। जैसे राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासियों का योगदान, ये एक विषय, इसके ऊपर आप 10,000 शब्दों में लिख करके भेजेंगे। इनफैक्ट मैं तो आप लोगों से भी कहता हूं कि यार आप लोग ठीक है, अगर आपकी एज जो है वो 30 ईयर से कम है, ऑब्वियसली होगी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप में से मैक्सिमम लोगों की 30 साल से कम उम्र होगी, ठीक है। तो आप लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। बस जस्ट जाओ और वेबसाइट है आपकी, बस इतना ही लिखना, पीएम युवा 3.0 वेबसाइट ओपन हो जाएगी, लिंक वहां पर ओपन होगा, आप आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी लिख करके भेजो। इनफैक्ट आप हमें भी लिख करके भेज सकते हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करना चाहते तो आपके ऊपर निबंध लिखने के लिए कभी इस तरीके से आ जाए तो ये 3 विषय आपके पास में निबंध लिखने के लिए, निबंध का 250 नंबर का पेपर आता है, तो वो लिखने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो राष्ट्र निर्माण में भारतीय प्रवासियों का योगदान, अब देखिए यहां पर भारतीय प्रवासियों के योगदान की बात यहां पर की जा रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारतीय प्रवासियों के योगदान की जब हम बात करेंगे तो इसमें किस तरीके के स्किल डेवलपमेंट की बात हो सकती है। जैसे जो हमारा जो प्रवासी समुदाय है वो, मतलब आप सिंपली क्या समझ सकते हो कि हमारे देश से कुछ लोग जो दूसरे देशों में चले गए, किन्हीं कारणों से चले गए, या फिर शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के लिए गए, स्थायी वहां पर रहने लगे, रोजगार के लिए गए, या कोई भी पर्पस हो सकते हैं जो वहां पर चले गए, मातृभूमि छोड़ करके जो लोग चले गए। गवर्नमेंट जो है लगभग बताती है कि 35 मिलियन के आसपास भारतीय हैं जो अप्रवासी भारतीयों के अंतर्गत आते हैं। 35 मिलियन इनकी जनसंख्या देखने को मिलती है, उससे भी ज्यादा, मतलब 35 मिलियन प्लस जनसंख्या है जो अक्रॉस द वर्ल्ड 200 कंट्रीज में इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 200 देशों में इनकी प्रेजेंस जो है आपको देखने को मिल सकती है। तो आप इन सब चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। मैं अगर आपको कुछ टॉपिक्स बता सकता हूं, जैसे शुरुआत में अगर आप देखेंगे ना, बहुत एंशिएंट टाइम में भी अगर देखा जाए तो भी जो है इस तरीके के चीजें हमको देखने को मिलती हैं। जैसे कनिष्क का जब समय आया था, कनिष्क के शासन काल में आप देखेंगे तो भारत से बहुत सारे लोग यूरोप जो है वो गए थे, विभिन्न तरीके से उनका माइग्रेशन हुआ था। इसके बाद माइग्रेशन और भी समय में होता रहा, जैसे अशोक का समय है, मौर्यंस टाइम में देखेंगे तो अशोक के समय में भी तमाम सारे जो सब कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे इलाके हैं वहां पर लोग माइग्रेट हुए थे। उसके पर्पजेज अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हो सकता है कोई शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए गया हो तो कोई शिक्षा पाने के लिए गया हो, कोई रोजगार पाने के लिए गया हो। जैसे अगर आप मॉडर्न एज में अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न एज में जब जो औपनिवेशिक शासक हैं वो जब भारत आने शुरू करते हैं तो वो आर्थिक शोषण करना शुरू करते हैं। भारत में जो है आर्थिक परिस्थितियां जब बहुत खराब हो जाती हैं तो रोजगार पाने के लिए वो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में बहुत सारे लोग जाते हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे गिरमिटिया मजदूर हैं, उनको जो है भेजा जाता है अलग अलग राष्ट्रों में, अलग अलग देशों में, यूरोपियंस के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, फ्रांसीसीज के द्वारा, इन सब लोगों के द्वारा। इसके अलावा आप देखेंगे कि जब इंग्लैंड में और पश्चिमी देशों में जब बहुत ज़्यादा ये क्या नाम है औद्योगिक क्रांति का विकास होना शुरू हुआ, तो उसके बारे में जैसे जैसे यहाँ के युवाओं को पता चल रहा है, तो वो देख रहे हैं कि हमारे पास वहाँ पर जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, सो दे आर गोइंग देयर एंड सेटल देयर। तो वो सारे जो है अप्रवासी भारतीय हैं। तो इनमें अप्रवासी भारतीय भी आ सकते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। आप एकदम एंशियंट टाइम से भी चीज़ों को लेकर के बता सकते हो, उदाहरण में कि भाई अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में माफ़ कीजिएगा, समुद्रगुप्त के समय में, और जो है आपके तमाम सारे जैसे कनिष्क के समय में हमेशा से जो है ये इस तरीके का माइग्रेशन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आधुनिक समय में बहुत सारा इस तरीके का माइग्रेशन हमको देखने को मिलता है। तो भारतीयों की मतलब हर जगह प्रेजेंस है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंस इस तरीके की रही है। अब उनका जो है देश की इकोनॉमी में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है, तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लिख सकते हो। इसके तमाम प्रकार के सब टाइटल्स भी आपको इंक्लूड करके दिए गए हैं कि यार भारत के अप्रवासी अफ्रीका में, भारत के अप्रवासी अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, आपका जो है क्या नाम है तमाम सारी जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पर, इन सब जगहों के जो अप्रवासी हैं उनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं। इसके अलावा अप्रवासियों का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। आपको गदर पार्टी के बारे में लिखना चाहिए, गदर पार्टी के बारे में समझना चाहिए, वो आप इसमें लिख सकते हो। अप्रवासियों का भारतीय लेखन में क्या योगदान हो सकता है, साहित्य की बात आ रही है, साहित्य को जरूर टच कीजिए, उस आयाम को आप समझने का प्रयास कीजिए। इंटरनेशनल रिलेशन में जो है ये किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तमाम सारी कंट्रीज में बड़े बड़े पदों पर आप देख सकते हैं अप्रवासी भारतीय, भारतीय मूल के लोग बैठ रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं तमाम सारे देशों की सहायता से, उन सब चीजों को आप इसमें इंक्लूड करके लिख सकते हो। सेकंड जो थीम है दैट इज भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय ज्ञान प्रणाली, इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, IKS आप कह सकते हो उसको। ठीक है, क्या कह सकते हैं, IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम में क्या, देखो भारत में नॉलेज यानी कि ज्ञान जो है वो विभिन्न दृष्टिकोण से विभिन्न विषयों पर देखा जाए तो हमारे पास में प्राचीनता इसकी भी है, चाहे वो गणित की बात कर लो आप, चाहे वो दर्शन शास्त्र की बात कर लो, चाहे वो विज्ञान की आप बात कर लीजिए, आर्ट एंड कल्चर की बात कर लीजिए, आर्किटेक्चर की बात कर लीजिए, इन सब चीज़ों में भारत का योगदान बहुत ज़्यादा है। सो इस फील्ड के तभी तमाम सारे जो आयाम हैं उनको टच करते हुए आप इसमें जो है 10,000 वर्ड का जो है एक पूरा एक मतलब लिख सकते हैं, बुक तैयार कर सकते हैं। सिनॉप्सिस आप लिख सकते हो, इस पे सारांश वगैरह सारी चीजें आपको दी जा सकती हैं, तो वो आप कर सकते हैं। इन सब चीजों का दुनिया पर क्या प्रभाव है, जैसे भारत को जो है, भारत ने जो है वो दशमलव प्रणाली दी, तो आप दशमलव प्रणाली पे बात कर सकते हैं, डेसिमल सिस्टम पे आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जीरो पे बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो एंशिएंट टाइम से हैं, आप गुप्त वंश में देखेंगे तो इसका योगदान बहुत देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आप अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ एंशिएंट इंडियन कल्चर में भी अगर आप जाओगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आप देखेंगे तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मेटलर्जी के बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको देखने को मिलती है, रसायन विज्ञान की जानकारी बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलती है। इन सब चीज़ों के ऊपर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम भारतीय ज्ञान विज्ञान प्रणाली की बात कर रहे हैं तो यार प्राचीन समय से वेद, उपवेद, दर्शन, इन सब चीज़ों के बारे में आप लिख सकते हो, योग के बारे में आप लिख सकते हो, उनके दर्शन जो है वो आप लिख सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में आप बता सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका भारतीय ज्ञान प्रणाली। और आधुनिक भारत के निर्माता 1950 से 2025, यानी कि इंडिया 1950 टू 2025 के बारे में आपको लिखना होगा। अब जब आप इसके बारे में आप लिखोगे, जब आप इसके बारे में लिख रहे होगे आधुनिक भारत के निर्माता के बारे में, तो आपको शुरू करना होगा कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे पास में क्या चुनौतियां आई। भाई 1950 की बात कर रहे हैं, 1950, 26 जनवरी 1950 आपको मालूम है कि हमारे यहाँ देश में संविधान लागू किया गया। इनफैक्ट वहीं से रियल इंडिया अगर देखा जाए, हम आज़ादी 1947 में जरूर मनाते हैं, वस्तुतः हम सोवरेनिटी हमारी जो है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लागू होने के बाद ही शुरू होता है। तो वहां से आगे का आज तक का इतिहास के बारे में वो पूछ रहा है। गरीबी की बात कर लेते हैं, अशिक्षा की बात कर लेते हैं, संस्कृति की बात कर लेते हैं, ये वो सारी चीजें थी सुरक्षा की बात कर लेते हैं, ये वो सारी चीजें थी जो इमीडिएटली एक चैलेंज के तौर पर हमारे देश में आई जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ। और हम इन सारी चुनौतियों से धीरे धीरे करके उभरते हुए आए। आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ तमाम प्रकार के राजनीतिक संकट आते हैं, उनके बारे में आप लिखिए। और आगे बढ़ते हैं तो पड़ोसी देशों के साथ युद्ध हमको करने पड़े, उससे हम कैसे उभर करके आगे आए। और आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आई, हमने उसको कैसे जो है वो चेंज किया, LPG प्रणाली इत्यादि के बारे में आप देख सकते हो। बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में आप जो है बात कर सकते हैं, इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स के बारे में आप बात कर सकते हैं।
ठीक है, वो सब हम लोगों ने किया। दूरदर्शी जो नेता हैं उन लोगों ने कैसे एजुकेशन को जो है प्रमोट करने की बात करी, आईआईटी आईआईएम्स वगैरह एस्टैब्लिश किए गए, उन सब के बारे में आप लिख सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में लिख सकते हैं कि कैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी, कैसे हमने अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग चीजों को टारगेट किया। ठीक है, कभी हमने कृषि को, कभी हमने क्या नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर को, शहरी विकास को कभी कभी इस तरीके से टारगेट किया, गरीबी हटाओ का उन्मूलन का नारा दिया। ऐसी सारी चीजों को हम प्रोपोगेट करते हुए, चीजों को कनेक्ट करते हुए, एक दूसरे से आगे बढ़ते हुए चीजें लिख सकते हैं। और ये 2025 तक आना। अब जो 2025 में आप आओगे ना, यानी इस तरफ जैसे जैसे बढ़ते आएंगे आप, 21st सेंचुरी के बारे में जब आप लिखने लगोगे, फर्स्ट डेकेड, सेकेंड डेकेड, और अभी हम थर्ड डेकेड में लगभग बीच में पहुंच चुके हैं, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि जो ये जिसको हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, वो ज्यादा है। क्या नाम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बारे में, यानी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक आकर के रुकना है, क्योंकि आज का जो जमाना है वो आईटी में एआई तक का जमाना है। तो तकनीकी प्रगति क्या है, आर्थिक विकास किस तरीके का है, इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे किस तरीके के हैं, कैसे हमारी मार्केट जो एक केवल देश तक थी वो अब कैसे ग्लोबलाइज हुई, उन ग्लोबलाइज मार्केट के बारे में आप लिख सकते हो। भारत का वैश्विक योगदान के बारे में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आज हम चंद्रमा के ऊपर पहुंचने वाले हैं। चंद्रयान 5 मिशन को जो है मंजूरी इसरो ने दे दी है, तो ये आगे हो सकता है कि आगे आकर के 2027 में तो चंद्रयान 4 जाएगा, उसके आगे आकर के 2027 के बाद जो है वो चंद्रयान 5 मिशन लॉन्च करने की बात सोच रहा है भारत। तो भारत में एक आवश्यकता भी है कि यार हम जो है तेजी से जो है अंतरिक्ष विज्ञान में आगे बढ़े, और बढ़ रहा है भारत। तो इन तमाम सारे आयामों को कलेक्ट करते हुए आप इस पे लिख सकते हो। ठीक है, वैज्ञानिक अप्रोच क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत में क्या है, किस प्रकार के सामाजिक सुधार हैं, ये आप जरूर लिखिएगा सामाजिक सुधार के बारे में। कि एक समय था जब भारत जो है आजादी से पहले दकियानूसी विचारधारा को बहुत ज्यादा अपनाता था। अब हम जो है एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नॉट ओनली विमेन एम्पावरमेंट, ऑल्दो हम बात करते हैं कि इक्वलिटी की, और हम करते हैं बात, और हम उसको सामने भी लाने का प्रयास करते हैं, हम उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी करते हैं। आज के समय में आप देखिए कि जो डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा मैं नहीं मानूंगा कि, ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से जीरो हो चुका है, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल उसको किया जा चुका है। जैसे जैसे पीढ़ी युवा हो रही है, शिक्षित हो रही है, शिक्षित युवा जो है वो जाति, धर्म इत्यादि के जो पूर्व में भेदभाव हुआ करते थे उन सबको समाप्त कर रहा है। वैश्विक राजनीति में भारत की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व करने के लिए हम तैयार हो रहे हैं। वो केवल चाइना है जो अड़ंगा हमारे बीच में डालने का प्रयास कर रहा है, अदरवाइज यूएनओ के हम स्थायी मेंबर बनने के लिए कई बार प्रयास कर चुके हैं, और कई सारे देशों का हमारा इसमें समर्थन भी है। तो ये सारी चीजें हम यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। इस तरीके की चीजों को लिख करके आप भेजेंगे। प्रधानमंत्री का जो ये स्कीम है, इसमें आपको सेलेक्ट अगर किया जाएगा तो फिर आपको अवार्ड भी दिया जाएगा डेफिनेटली। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इसके लिए जो एक कार्यान्वयन एजेंसी जो है, ठीक है, वो एजेंसी है राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी आप इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनबीटी दिल्ली। ठीक है, तो ये है, और ये आती है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार, यहां पे स्पेस है बेटा, ठीक है, भारत सरकार के बीपी प्रभाग के अंतर्गत आती है। बीपी प्रभाग का मतलब होता है बुक प्रमोशन। तो ये शिक्षा मंत्रालय का जो बुक प्रमोशन डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत आएगा। और इसमें जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बताई है कि यार इसका चयन प्रक्रिया किस प्रकार का रहेगा। देखिए 50 जो है 50 लेखक जो है इसमें चुने जाने हैं, कुल मिलाकर के 50 लेखक चुने जाने हैं। तो जो आपको जो थीम दी गई थी, थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3, जो ये 3 थीम दी गई है ना आपको, ये वाली, इसमें से जो पहली वाली थीम है, इसमें से 10 लोगों को चुना जाना है, इसमें से 20 लोगों को चुना जाना है, और इसमें से 20 लोगों को चुना जाना है। ठीक है, 20 लेखक, 10 लेखक और 20 लेखक। ठीक है, ऐसे करके 50 लेखक जो है वो चुने जाएंगे। टोटल 50 जो कंट्रीब्यूशन है हमको देखने को मिलेंगे, 10, 20, 20। ठीक है, ऐसे लेखक चुने जाएंगे। लेखकों की अगर हम बात करते हैं थीम बेस्ड, तो ये चुने जाएंगे। एनबीटी के द्वारा जो है उसमें जो समिति बनाई जाएगी, उस समिति के द्वारा इन 20 लेखों को, 50 लेखों का चयन किया जाएगा। अब इसके लिए जो दिशा निर्देश हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। दिशा निर्देश में ये है कि इसकी जो पात्रता है उसमें एक चीज का ध्यान रखना है, एक तो एज है, एक तो ठीक है 30 इयर्स की एज आपको, या 30 इयर्स तक, 30 साल या 30 साल से कम। अच्छा, जो 2.0, ये जो इसका युवा 3.0 चल रहा है, 3.0 चल रहा है, युवा 2.0 जो था उसमें एज 35 तक भी रखी गई थी। अभी मैं आपको बता दूं, इस बार भी 30 ही साल है, पहले वाले में भी 30 साल ही थी, केवल सेकंड वाले में बढ़ाई गई थी। तो इसमें एज जो है वो 30 इयर्स की है। और जिसने युवा जो आपका ये पीएम
युवा 1.0, पीएम युवा 2.0, इनमें जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो इसमें जो है आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो जो लोग उसमें पार्टिसिपेट का मतलब जो इसमें कैपेबल हो चुके थे, जिन्होंने योग्यता प्राप्त कर ली थी, जो इसमें योग्यता प्राप्त कर चुके हैं एक बार, उनको दोबारा इसमें योग्यता नहीं दिया गया। नहीं पार्टिसिपेट किए थे, योग्य नहीं पाए गए थे, तो आप रीपार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्कॉलरशिप की अगर हम बात करते हैं, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, आपको योग्य पाया जाता है, अगर आप उन 50 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में से चुने जाते हैं, तो आगामी 6 माह के लिए, आगे जो मैंने आपको समय बताया था, 1 मई से था शायद, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसमें 1 जून से 1 नवंबर तक का जो प्रोग्राम आपको देखने को मिला था, उसमें आपको 6 माह तक का जो है क्या मिलेगा, आपको मेंटरशिप दी जाएगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको जो है 3 लाख रुपए मिलेंगे। 3 लाख रुपए जो है वो प्रत्येक माह में, अगर आप देखोगे तो प्रत्येक माह में 50,000 रुपए का आपको जो है वो दिया जाएगा, राशि दी जाएगी। 50,000 रुपीज आपको यहाँ पर हर महीने दिए जाएंगे। तो 5 का 30, 3 लाख रुपए आपको मिलेंगे। ठीक है, पूरे 6 महीने के अंदर 3 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। तो ये एक बात आपको देखने को मिलेगी मेंटरशिप में। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि एनबीटी जो है, एनबीटी के तमाम सारे जो बहुत अच्छे लेखक हैं, उनसे जुड़े हुए प्रतिष्ठित जो लेखक हैं, जो अच्छे राइटर्स हैं, उनकी सलाह आपको देखने को मिलेगी। मास्टर क्लासेस आपको प्रदान की जाएंगी ऑनलाइन, कि कैसे जो है आप अपने राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हो, आप कैसे जो है जो अपनी लेखन कौशल है आप उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, रचनात्मकता कैसे होनी चाहिए, गुणात्मकता कैसी होनी चाहिए, प्रतिभा जो है उसमें कैसे आप अपनी निखार सकते हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर किया जाएगा। और आपकी बुक्स जो हैं उनको फेस्टिवल में आगे जो है लगाई भी जा सकती हैं। और एक चीज़ और है, आपकी बुक्स अगर जो है जब बिकेंगी, अगर वहाँ पर लाया गया, स्टॉल में लाया गया, तो उसके ऊपर आपको 10% की रॉयल्टी भी, बुक्स के ऊपर आपको 10% की क्या मिलेगी, रॉयल्टी भी मिलेगी। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत शानदार स्कीम है। और अगर ये सब चीज़ें सक्सेसफुली चल रही हैं, तो मैंने आपको बताया कि इससे जो है एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उस 2020 उसको अलाइन किया जा रहा है इसके द्वारा। इसके अलावा भारत जो कि इस दिशा में हमेशा आगे बढ़ता है कि वो अपने आप को विश्वगुरु की तरह से साबित कर सके, तो ऑब्वियसली हमें अपने दर्शन, हमें अपनी शिक्षा, ये सब सारी जो चीज़ें हैं उन सब के ऊपर अच्छा काम करना पड़ेगा। फिर से जो एक प्रधानमंत्री का जो ग्लोबल सिटीजन का जो सपना है, विजन जो है, उसको कहीं ना कहीं ये प्रोग्राम जो है वो अलाइन करता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है उसको अलाइन करता है। अमृत महोत्सव तो खैर अब यहाँ पर अभी तकरीबन क्लोज हो चुका है, लेकिन वहां जब शुरू किया गया था तो अमृत महोत्सव के एक पार्ट के तौर पर इसको शुरू किया गया था। तो ओवरऑल बहुत ही शानदार आप देख सकते हैं कि ये चीज है, आप इसमें चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ मैं आपको कुछ जो है यहाँ पर क्वेश्चंस दे रहा हूँ इससे संबंधित, अगर आपको समझ में आए तो जरूर बताएं कि युवा 3.0 योजना जो है इसका शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास में है, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला है कि युवा उभरते बहुमुखी लेखक 2.0 योजना के संदर्भ में, आपको पिछली जो योजना थी उसके संदर्भ में, बल्कि यहां पर आप 3.0 कर लो यार, अभी इस वाले में कर लो ऐसे 3.0 योजना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युवा लेखकों के मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री की योजना है तथा देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने तथा भारत और भारतीय लेखन को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए है। दूसरा, 30 वर्ष से कम आयु के युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करने का एक कार्यक्रम है। नीति आयोग का इसकी जो है क्रियान्वयन एजेंसी है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2, कौन सा इसमें से सही है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आप सब लोगों के प्रश्न के उत्तर पाने के लिए मैं कमेंट सेक्शन को देखता रहूंगा। जाते जाते फिर से बता देता हूं कि संपूर्ण बैच में अगर आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इन्वॉल्व हो जाइए, और विरद लाइव कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां से मिल पाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करना है, विरद लाइव कोड लगाना है, सुबह 8 बजे का बैच आपको तुरंत ज्वाइन कर लेना है। इस लेक्चर का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम है विरद लाइव, जो कि मेरा कोड भी है। और आप हमें किसी भी अतिरिक्त कोई सहायता अगर आप चाहते हैं तो आप हमें अपने मोबाइल नंबर के साथ और अपने इशू के साथ, जो भी आपका इशू है उसके साथ हमें ईमेल कर दें virad.dubey@studieiq.com पर। पीडीएफ आपको यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी करके बताइएगा। और आप सब इन 3 विषयों पर चाहें तो हमें 250 शब्दों में, 300 शब्दों में अलग अलग तरीके से लिख करके भेज भी सकते हैं। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।